भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर हैं। आपको बताएं कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उनको निमंत्रण दिया था और इसी निमंत्रण पर आज अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जो हैं वो एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। भारत क्वाड पर हुई समीक्षा की मेजबानी भी करेगा। क्वाड को वर्ष 2007 में शुरू किया गया था, लेकिन इसमें से ऑस्ट्रेलिया देश के हटने के बाद से इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 2017 में इसे फिर से शुरू किया गया था। बता दें क्वाड जो है वो 4 देशों का समूह है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। इन चारों देशों के समूह का उद्देश्य है समुद्र की सुरक्षा और मजबूती जो है वो बनाई रखें। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की और CCEA की भी बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले किए गए। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही वैष्णव ने बताया कि रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए कैबिनेट ने 1,07,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके साथ ही रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम के लिए नेशनल हाईवे के लिए भी एक बड़ी राशि आवंटित की गई है। खेल नीति पर विस्तार से जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आएगा, साथ ही खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर हो, इसके लिए भी इसके जरिए काम होगा, जो राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने वाला साबित होगा। सहयोगी विकास झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने भारतीय रेलवे की उस फैसले पर आपत्ति जताई जिसमें ट्रेन सेवाओं का किराया बढ़ाया गया है। बीएसपी अध्यक्ष ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। मायावती ने लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा में किराया बढ़ाने के रेलवे बोर्ड के प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी। केंद्र सरकार द्वारा देश में रेल का किराया बढ़ाना भी कुल मिलाकर आम जनहित के विरुद्ध व संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य की बजाय व्यावसायिक सोच वाला फैसला ज़्यादा लगता है। इसके अलावा मायावती ने दिल्ली में झुग्गियों को गिराए जाने के फैसले पर कहा कि दिल्ली सरकार बेरहमी से गरीबों की झुग्गियां तोड़ रही है। दिल्ली की सरकार द्वारा गरीब व दूसरे प्रदेशों से भी खासकर यूपी, बिहार व बंगाल आदि राज्यों से रोटी रोजी के लिए पलायन करने वालों को यहाँ बिना कोई दूसरी व्यवस्था किए हुए उन्हें जिस बेरहमी से उजाड़ने का ये जन विरोधी रवैया अपनाया जा रहा है, तो ये अति दुखद व शर्मनाक भी है। मायावती ने कहा कि दिल्ली सरकार कोर्ट का बहाना बनाकर लोगों का घर उजाड़ रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली की झुग्गी वालों के लिए रहने की व्यवस्था की जाए और फिर उसके बाद उसे हटाया जाए। टीम न्यूज़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर विक्रमादित्य मार्ग, जो कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी है, अखिलेश यादव का आवास भी है, और यहाँ के लगे पोस्टर अपने आप बता रहे हैं कि आखिर उनके जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, उन्हें किस रूप में देखना चाहते हैं। कहीं पे लगा है फ्यूचर PM ऑफ इंडिया, अखिलेश यादव को आने वाले समय का प्रधानमंत्री बता रहे हैं। दूसरी तरफ पोस्टर में लगा हुआ है कि PDA के नायक, जो कि 2024 में अखिलेश यादव को PDA का जादू देखने को मिला और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां से नुकसान भी उठाना पड़ा था 2024 में, और समाजवादी पार्टी के जननायक, इस पोस्टर को भी देखिए, अखिलेश यादव से पटा हुआ है। इस तरीके से अगर हम आज विक्रमादित्य मार्ग को देखते हैं तो चारों तरफ ही अखिलेश यादव की फोटोएं हैं, साथ में नारे हैं, और साथ में इस बात का कि 2027 में वो कौन सी नारों के साथ साथ वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर के अखिलेश यादव का चेहरा होगा, नारे होंगे, और 27 के लिए चुनाव की तैयारियां होंगी। अखिलेश यादव के आज के इस जन्मदिन पर उनके पोस्टरों से साफ दिखाई पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।
भाजपा की प्रांतीय परिषद की बैठक में आज फिर एक बार महेंद्र भट्ट की ताजपोशी हो गई है। वो दोबारा प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हैं, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बन गए हैं। कल अकेले उन्होंने ही नॉमिनेशन किया था और उनके नॉमिनेशन के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम पूर्व मुख्यमंत्री, 5 सांसद और तमाम बड़े नेता और आधी कैबिनेट मौजूद थी। तभी मान लिया गया था कि महेंद्र भट्ट दोबारा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। चर्चाएं तो कई दिनों से थी, लेकिन आज वो औपचारिकता भी पूरी हो गई है। आप मंच पर देख सकते हैं कि इसी मंच पर महेंद्र भट्ट के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने की घोषणा की गई है। ये प्रांतीय परिषद की इस समय बैठक चल रही है और इसी बैठक में तमाम लोग मौजूद हैं। इस समय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष जो अभी दूसरी पारी जिनको मिली है महेंद्र भट्ट, वो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, सांसद टिहरी माला राज्य लक्ष्मी शाह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और तमाम ऐसे बड़े नेता वहाँ पर मौजूद हैं कि जो इस प्रांतीय परिषद में हिस्सा ले रहे हैं। और फिलहाल जैसा न्यूज स्टेट ने अब से तकरीबन 36 घंटे पहले बताया था कि महेंद्र भट्ट की दोबारा इस पद पर ताजपोशी होगी, वैसा ही हुआ। ये प्रांतीय परिषद की बैठक है और यहाँ पर कल जो एकमात्र नामांकन महेंद्र भट्ट ने किया था, उस नामांकन के प्रस्ताव को यहाँ लाया गया और इस प्रांतीय परिषद ने उसको अनुमोदित किया और उसके तत्काल बाद से घोषणा कर दी गई महेंद्र भट्ट के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने की। दावेदार तो बहुत सारे थे, दावेदार तमाम थे पार्टी में, लेकिन पार्टी में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और एक सहमति बनाने के प्रयास के तहत महेंद्र भट्ट को एक अवसर और दिया गया। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में ये स्वीकृति दे दी गई कि मां सीता की जननी यानी कि सीतामढ़ी में जो पुनौरा धाम है उसको विकास किया जाएगा उसका, और जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है उसी तरीके से पुनौरा धाम का पुनर्विकास किया जाएगा। इसमें करीब 800 से ज़्यादा करोड़ के पैसे जो हैं वो लगेंगे, 800 करोड़ से ज़्यादा इसमें खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पुनौरा धाम का पुनर्विकास किया जाएगा। इसको लेकर कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। 800 करोड़ से ज़्यादा की लागत से ये नया जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा और राम मंदिर जिस तरीके से अयोध्या में बनाया गया है उसी के तर्ज पर अब बिहार के पुनौरा धाम का विकास किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, यूपी यूके। राजधानी दिल्ली में आज से CAQM का आदेश लागू कर दिया गया है, यानी कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल यानी कि पेट्रोल की गाड़ी अगर 15 साल पुरानी है और डीजल वाली 10 साल पुरानी है तो आज आपको ईंधन जो है वो नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखें कि पेट्रोल पंप पर इस तरीके के आदेश जो हैं वो लगा दिए गए हैं, यानी दिल्ली सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से, उसमें ये आदेश साफ तौर पर यहाँ पर उसकी कॉपी लिख लगा दी गई है। इसके साथ साथ ANPR कैमरा यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा जो है वो भी लगा दिए गए हैं, ताकि जैसे ही आपकी गाड़ी यहाँ से पास होती है और एंड ऑफ लाइफ वाहन वो डिटेक्ट करती है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, ईंधन नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पर इन्फोर्समेंट टीम भी मौजूद रहेगी, दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के 2 अफसर जो हैं वो मौजूद हैं और इसी तरीके से अगर कोई यहाँ पर किसी भी तरीके की कानून के तौर पर किसी भी तरीके से नियम का उल्लंघन ना हो और साफ तौर पर ट्रांसपोर्ट विभाग और इसके साथ साथ नगर निगम की टीम और दिल्ली पुलिस मिलकर इस पूरे फैसले को इन्फोर्स कर रही हैं। अगर कहीं पे कोई परेशानी आती है तो तुरंत जो है पुलिस की टीम वहां पर मौजूद होगी और साथ ही मोबाइल टीम पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, वो भी साथ साथ चलेगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कहीं खराब ना हो। और जैसे ही अगर आपकी गाड़ी एंड ऑफ लाइफ मानी जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पहली बार में एफिडेविट के साथ साथ फाइन आपको देना पड़ेगा, वहीं दूसरी बार गाड़ी जो है वो सील कर दी जाएगी और स्क्रैपिंग के लिए भेज दी जाएगी। तो यानी आज अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या दिल्ली में आ रहे हैं पेट्रोल भरवाने अगर आप आ रहे हैं और कहीं और राज्य से भी अगर आप दिल्ली की तरफ गुजर रहे हैं तो इस नियम का ध्यान रखें। ये नियम हर वाहन पे जो है वो लागू रहेगा, चाहे वो किसी भी राज्य का वाहन जो है वो दिल्ली से अगर पास होता है तो ये नियम लागू रहेगा। CNG वाहनों पर ये नियम नहीं है, तो ध्यान रखें CNG के लिए ये नियम नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त सभी गाड़ियों पर ये नियम लागू रहेगा। वीडियो संजय शर्मा के साथ हरीश झा, दिल्ली।
अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं तो आपको आज से आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी कर दिया गया है। उसमें आधार नंबर आपको डालना होगा और उसके बाद OTP मिलेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो विंडो के लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि हम इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जहां पे आरक्षण होता है वहां पर विंडो पर इस समय मौजूद हैं और कुछ लोग यहां पर हमारे साथ में हैं जो कि यहां पे हमें दिखा रहे हैं कि आधार के साथ में वो ऑथेंटिकेशन के लिए आधार कार्ड ले करके आए हैं। अब ये आधार से बुक कराना चाहते हैं आप आधार पे विंडो पे बुक करा रहे हैं? जी, आधार के जरिए तत्काल कोटे में विंडो से बुक कराना चाह रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या अभी बुक हो रहा है या क्या? अगर आधार कार्ड भी साथ में रखें, अगर OTP वगैरह आएगा उसके लिए। अब कैसा क्या होगा समझ में आएगा सर समय पे। अच्छा, तो इसमें ये आधार कार्ड आपके पास लेकर के आए हैं आप? जी जी सर। कुछ मांगा गया है? जी सर, इसमें आधार कार्ड मेरे को एंट्री करें बोले थे, मेरा आधार नंबर और पूरा डिटेल इसमें भरा हूँ मैं। आधार नंबर यहाँ बताया गया था, वहाँ लोड किया हूँ। आपका कनेक्ट है आधार से? जी, मेरा नंबर रजिस्टर्ड है। जी, अब उसका OTP आपके अगर आएगा तो जी मैं उनको बताऊँगा ज़रा। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि दरअसल अभी जो है विंडो से उस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनका ये कहना है कि 15 तारीख के बाद से वो प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन ऑनलाइन जो है वो बुकिंग एक तरह से आधार ऑथेंटिकेशन के साथ शुरू कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, दिल्ली। मध्य प्रदेश में मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया, जहां पर राजधानी भोपाल के लगभग 40 स्कूलों पर क्राइम ब्रांच द्वारा FIR की गई है। अगर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक सरकार द्वारा जो है पोर्टल जारी किया जाता है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं अपना नाम डालते हैं और अकाउंट नंबर डालते हैं, लेकिन उनके अकाउंट नंबर के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है और उनके नाम से आने वाली स्कॉलरशिप किसी और के अकाउंट में चली गई है। लेकिन ये घोटाला कब से हो रहा है, एक बड़ी जो है सूचना का सवाल है कि लगभग जो ये घोटाला है कितने सालों से चल रहा है, क्योंकि अभी का जो ये मामला आया है ये साल 2021 और 22 का है, लेकिन इसके बाद भी लगातार घोटाले होते रहे। अगर हम बात करें तो क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के छात्राओं के अकाउंट में जो है छात्रवृत्ति आनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस ऐप के माध्यम से जहाँ पर स्टूडेंटों का नाम था वहाँ पे किसी और स्कूल के 9वीं और 12वीं के छात्रों का जो है चयन किया गया था। इसमें लगभग 57 लाख रुपए से ज़्यादा का घोटाला है। कैमरा पर्सन प्रदीप बेस के साथ अंकित श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। प्रयागराज की फूलपुर तहसील की रहने वाली युवती के अपहरण और जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराए जाने की घटना की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को अब इस पूरे घटनाक्रम में इस घटना के मास्टरमाइंड ताज मोहम्मद की तलाश है। बताया जाता है कि ताज मोहम्मद के इशारे पर ही जो युवती है उसके इर्द गिर्द जाल बिछाया गया और उसको प्रयागराज से केरल ले जा करके उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। पुलिस जांच के मुताबिक जो युवती है उसको केरल ले जा करके न सिर्फ उसका धर्म परिवर्तन कराया गया बल्कि उसको देश के खिलाफ काम करने के लिए भी तैयार कराया जा रहा था और उससे ये कहा गया कि देश में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, तुम्हें उसका बदला लेना है। तो पुलिस अब उन 2 आरोपियों का भी रिमांड लेने का प्रयास कर रही है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक तो दरक्षा बानो है जिसके साथ ये लड़की प्रयागराज से केरल गई थी, जो उसको बहला फुसला कर लालच देकर ले गई थी। दूसरी तरफ मोहम्मद कैफ है जो लड़की को बाइक से बैठाकर स्टेशन तक छोड़ने गया था। तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और ATS की टीमें जो लगातार जो पीड़ित युवती है उससे पूछताछ कर रही है और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है पुलिस को तमाम चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। वहीं इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है और अब पुलिस रिमांड की मांग कर रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तमाम खुलासे हो रहे हैं, थोड़ा और इंतजार करना होगा, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये कितना बड़ा मॉड्यूल है और उसने इस तरह की कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है और क्या उनका इस्तेमाल कहीं और देश के खिलाफ पहले भी किया गया है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। एटा में एक दरोगा का नया अजूबा कारनामा सामने आया है। आपको बता दें आज कोर्ट में पेशी चल रही थी, तभी न्यायालय ने
जो पॉस्को एक्ट के जो स्पेशल जज हैं राणा जी, उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान ले लिया। जो दरोगा ने एफआईआर रद्द कर दी थी, महज 6 समोसे आरोपियों से लेने का आरोप लगा था इन पर। उसी में जो पीड़िता थी उन्होंने साक्ष्य दिए और जो अधिवक्ता थे उन्होंने साक्ष्य प्रेषित किए जज साहब के सामने। हाँ, अभी एक जलेसर थाना जलेसर से जो एटा जनपद में है, वहाँ से एक पॉक्सो एक्ट की पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें ये पाया गया कि वो एक्यूज जो था वो समोसा की दुकान चलाता था। उसने उसके साथ रेप कमिट किया पीड़िता के साथ। जब विवेचक महोदय पहुंचे तो उन्होंने समोसा में ही उसे जो है एफआईआर कर दिया और जिसकी फोटो खींच करके न्यायालय दिखाई गई। कितने समोसे सर लिए दरोगा जी ने? जो आया है उसमें 6 समोसों की रिश्वत लेकर के दरोगा ने उसमें एफआईआर लगा दी है। तो पूरा मामला क्या था सर? ये मामला ये था, एक पीड़िता थी जो 12 वर्ष की एज की थी, उसके साथ समोसा विक्रेता ने रेप कमिट किया। रेप कमिट होने के बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो विवेचक महोदय 6 समोसा लेकर के उसमें एफआईआर लगा दी। उस बात का फोटो दिया गया। माननीय न्यायालय के सामने जब लाए गए, जब फोटो देखे पूरे उसको देखा तो उस रद्द करते हुए एफआईआर को रद्द करते हुए दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश पारित कर दिया। जिसमें 6 समोसे लेकर के दरोगा ने एफआईआर लगा दी थी पूरे मामले में, पॉस्को और दुष्कर्म के मामले में। अयोध्या में सावन मेले से पहले सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी ने जो लड्डू बनाते हैं उन विक्रेताओं के लिए आदेश जारी किया है कि वो अपने डिब्बे पर अपना नाम और गुणवत्ता जरूर लिखें, ताकि भक्तों को ये मालूम पड़ सके कि उनकी गुणवत्ता कैसी है और किस दुकान से उन्हें प्रसाद दिया गया है। क्योंकि महाबली को जो प्रसाद चढ़ाया जाएगा वो कितना गुणवत्ता है, किस तरह से बनाया गया है, किस दुकान चढ़ाया गया है, अगर उसमें कोई खामियां मिलती है तो उस विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंतों ने यह भी कहा है कि इसका ध्यान रखा जाए कि देसी घी के लड्डू ही बनाए जाएं, ताकि महाबली को जो प्रसाद चढ़े वो देसी घी के हों, और जब श्रद्धालु उनसे प्रसाद ले तो उसको ये मालूम हो कि किस दुकान से प्रसाद खरीदा है और उसकी गुणवत्ता क्या है। निर्णय यही है कि हनुमानगढ़ी पे शुद्ध देसी घी के लड्डू जो चढ़ रहा है वही चढ़े, और दूसरा कोई भी ऐसा चीज़ जो मिलावटखोरी का हो या जो है कोई डालडा का यूज हो या कोई मक्के का बेसन हो, ये चीज़ें ना हो। इसलिए सभी दुकानदारों को सचेत किया गया है अखाड़े के द्वारा, और व्यापारियों को भी विश्वास में लेके यह कार्य किया जा रहा। डिब्बे पे नाम अगर दुकानदार का रहेगा, उस दुकानदार का नाम और फ़ोन नंबर वगैरह, तो उससे क्या है चिन्हित करने में भी आसानी होगी। माना जा रहा है कि सावन मेले के पहले ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। केवी शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। भिंड में नकली घी के पुए खाने से लगभग 70 से ज़्यादा गांव वालों की तबीयत खराब हो गई। वहीं अगर हम बात कहें तो सोमवार को बरोही थाना क्षेत्र अमरेली गांव में एक पूजा का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी गांव वालों को न्योता किया गया था। वहीं गांव वाले पूजा में सम्मिलित तो हुए, लेकिन उन्होंने प्रसाद में बनने वाले पुओं का सेवन भी किया। दरअसल ये पुए जो थे पूजा में उपयोग होने वाले घी से बनाए गए थे, जिसको खाने के बाद गांव के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ा, यानी कि उन्हें और उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। किसी घर में पूजा पाठ हुआ था तो उसमें जो घी में पुए और पूड़ी वगैरह बने थे वो खाते लोगों को पेट दर्द और दस्त की शिकायत हुई थी। तो वहाँ मैंने स्वयं ने जाके एपिडेमोलॉजिस्ट के साथ में कैंप किया था। तो लगभग 55 लोगों को मैंने लिस्ट में बनाया था, और वहाँ के ग्रामीण बता रहे थे कि 15-20 लोग स्वयं इलाज कराने के लिए भिंड चले गए हैं। तो ऐसे लगभग 70 के आसपास के करीब लोग प्रभावित हुए हैं, उसमें बच्चे बड़े बूढ़े सभी प्रकार के लोग थे। लेकिन वहीं तत्काल जो है उन्हें जिला अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया गया, जहाँ पे उनका इलाज जारी है। अगर हम बात कहें तो पूजा में उपयोग होने वाले घी से बने पुए खाने के बाद जो है उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उन्हें उल्टी दस्त जैसी शिकायत हो गई थी। लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल पहुंची है, और जो जिस घी से पुए बने थे उन्हें भी जो है लैब ले जाया गया है। कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें तो पूजा में उपयोग होने वाले घी से बने पुए के कारण उनकी तबीयत खराब हुई। कैमरा पर्सन प्रदीप पेश के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
देश की राजनीति में पोस्टर और फोटो का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। हालांकि देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, कुछ पोस्टर्स जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में लगाए गए हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर एक साथ साझा की गई है और लिखा गया है, महिलाओं के जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। लेकिन एक ऐसा वक्त भी था 2013 में, जब दोनों नेता राज्यों के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। देश के जालंधर में, पंजाब के जालंधर में एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें दोनों नेताओं का हाथ एक साथ पकड़ा हुआ था और उस वक्त बिहार में आरएसएस की एक बड़ी बैठक पटना के गांधी मैदान में थी। लेकिन नीतीश कुमार दोनों के तस्वीर से इतना नाराज हो गए थे कि वो जो भोज बीजेपी और एनडीए के द्वारा बुलाई गई थी उसे उन्होंने कैंसिल कर दिया था और उसके बाद बिहार में गठबंधन की सरकार टूट गई थी। लेकिन उसके करीब 10 साल बाद एक बार फिर से एक तस्वीर नजर आई। ये तस्वीर फिर से नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और ख़ास तौर पर जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में लगाई गई है। 2013 में यही दो व्यक्ति की तस्वीर एक साथ आने पर गठबंधन टूटा था, लेकिन इस बार दोनों को गठबंधन बचाने के लिए एक साथ तस्वीर लगाई गई है। एक बड़ी सी तस्वीर, नीतीश कुमार की तस्वीर, सुशासन की रफ्तार की तस्वीर लगाई गई है और गेट के बाहर, ठीक जेडीयू प्रदेश कार्यालय के गेट के बाहर बड़े तस्वीर जो हैं वो लगाए गए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो परिसर के बाहर में ये तस्वीरें लगाई गई हैं। केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर है और ये तस्वीर बता रही है कि इस बार एनडीए के सहारे चुनाव जीतने की तैयारी नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार एनडीए के सहारे इस बार चुनाव जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए देश भर से जो साधु हैं वो जम्मू पहुंचना शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो साधु हैं वो इस समय जम्मू में जो अलग अलग मंदिर हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं और यही वो पहले बाबा बर्फानी के भक्त हैं जो बाबा बर्फानी के दर्शन जो हैं वो करते हैं। इस बार भी बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए देश भर से करीब 1500 से ज्यादा जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं वो यहाँ पर साधु के रूप में पहुंचे हैं और ये सभी जो हैं वो यहाँ से पहले जत्थे में जो है वो शामिल होंगे और ये जो बाबा बर्फानी के ये भक्त हैं इनके लिए प्रशासन ने जो अलग अलग मंदिर हैं वहीं पर रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी जो है वो भी रखी है। साथ ही साथ RFID कार्ड जो हैं वो भी यहीं पर इन साधुओं को दिए जा रहे हैं। ऐसे में जो देश भर के ये साधु यहाँ पर पहुँचते हैं, माना यह जाता है कि सबसे पहले दर्शनों का हक एक तरह से इन्हीं का होता है और उसी को देखते हुए प्रशासन इनके लिए यहाँ पर इंतजाम भी करता है। ऐसे में प्रशासन द्वारा सभी जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर देश भर के जो साधु हैं उनके लिए किए गए हैं और अलग अलग मंदिरों में ही यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ उनको RFID कार्ड जो है वो भी दिए जा रहे हैं और यहीं से उनका जत्था जो है वो सुरक्षा जो यहाँ से निकलेगी उसके साथ यहाँ पर शामिल होगा। शाहनवाज खान, जम्मू। मानसूनी सीजन की दस्तक ने केदारनाथ धाम यात्रा की रफ्तार धीमी कर दी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाबा के दर पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जहां पहले बाबा के दर पर आस्था का हुजूम उमड़ रहा था, वहीं अब श्रद्धालुओं की संख्या में हो रही गिरावट से केदारपुरी में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर मानसूनी सीजन को देखते हुए शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। बारिश को देखते हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ही रोका जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे मौसम का परिणाम जानकर ही यात्रा पर निकलें। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में आज भी ज़बरदस्त बारिश हुई। दोपहर बाद से राजधानी में तो आसमान खुला है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड हो रहे हैं, यात्राएं प्रभावित हो रही हैं और आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। कुल मिलाकर के जो दरख्त पहाड़ हैं वो पूरी तरह से भय का पर्याय बन चुके हैं। लोगों के जान माल को सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने जो एक मॉक ड्रिल की थी उसी के अनुसार
अभी जितना भी आपदा प्रबंधन का सिस्टम है, जिलाधिकारी हैं, जितने पर्वतीय जिलों के, उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। पर्वतीय क्षेत्र ही नहीं, ऊपर का जो बारिश का जो ऊपर पानी पड़ रहा है वो बहकर नीचे गंगा और यमुना से मैदानी क्षेत्रों में फसलों को चौपट कर रहा है। किसानों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि मानसून में किस तरह से अपनी फसलों को बचाएं। फिलहाल उत्तराखंड में अभी अलर्ट जारी है और भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के चलते अब मैदानी क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त खड़े हैं हम कानपुर के गंगा बैराज पे। आप देख सकते हैं कि सामने जो गंगा बैराज का गेट है वो लगभग अब 10 गेट खोल दिए गए हैं। अमूमन देखा जाता है कि इस समय 3 से 4 गेट ही खुले रहते थे, लेकिन जिस हिसाब से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है उसके बाद जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि जिस हिसाब से लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, इसके चलते कानपुर में लगभग 150 ऐसे गांव हैं जो गंगा से सटे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जो गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो ऐसे में उन 150 गांवों पे भी बाढ़ का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। साथ ही आपको बता दें कि जिस हिसाब से लगातार जब पिछली बार बारिश हुई थी और जब बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बाद लगभग 150 गाँवों के लोगों को रोड पर शिफ्ट किया गया था। वहीं लगातार जिला प्रशासन जगह जगह घूम के इस चीज़ का अनाउंसमेंट कर रहा है कि जो भी लोग हैं वो गंगा के किनारे जाने से बचें, जिससे उनको किसी चीज़ का खतरा ना हो। गंगा के घाट के किनारे पे बाढ़ की चौकियां बनाई जा रही हैं और लगातार पुलिस प्रशासन इस चीज़ के लिए भी चौकी पे घूम घूम के अलर्ट कर रहा है कि कोई भी गंगा के किनारे ना आए। फिलहाल कानपुर में जो गंगा का जल स्तर है वो खतरे से नीचे ही है, लेकिन जिस हिसाब से उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, ऐसे में जो गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो यहाँ के गाँवों को भी खतरा देखने को मिलेगा। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट आशिफ के साथ अनिल कुमार, कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।